हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के अपने चैनल द रोज़गार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिस पे अनेक संशय बना हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट भी है इस पे, इस तरह के जो न्यूज़ हैं। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी फॉर्म के बारे में, और प्लस में हम लोग को यह डिस्कस करना है कि ग्रुप डी जो है वो क्या इस बार सिर्फ मैट्रिक पे होगा, या फिर मैट्रिक के साथ यानी 10th के साथ आईटीआई पर लागू होगा, या फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कब तक मिलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, और प्लस में सिलेबस क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, ताकि हम लोग अपना समय वेस्ट ना करें, बिकॉज़ टाइम जो है वो तो बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। इसलिए हम लोग को समय वेस्ट नहीं करना और इधर उधर बुक बेचने और अनदर बातों में भी ध्यान नहीं देना। तो पहला बात है कि यहाँ पे बात करते हैं कि क्या इस बार ग्रुप डी मैट्रिक प्लस आईटी होगा या सिर्फ मैट्रिक पर होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस में ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे मतलब कि वो लोग जो हैं उनको रेलवे के अधिकारियों से या कुछ अन्य स्रोत से या कहीं से सूचना मिला है कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से लगता है कि वो सबसे व्यू बढ़ाने का एक तरीका है कि मतलब जो है कि इससे बात हुआ या स्रोत से मालूम चला। ऐसा कोई नहीं कि किसी को भी अभी तक मालूम है कि आएगा ग्रुप डी फॉर्म किस में, ठीक है। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर संभावना कितनी है। तो फ्रेंड्स, यदि हम लोग बात करें तो आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग 2018-19 में जब फॉर्म का ये डाटा निकला था, तो उस वक्त ग्रुप डी जो था वो मैट्रिक प्लस आईटीआई पर ही आया था। जानते हैं कि उस वक्त हम लोग ग्रुप डी जो था मैट्रिक और आईटीआई पर ही आया था, लेकिन बहुत सारा जो उसका विरोध प्रदर्शन किया गया, जिससे उसको फिर से मैट्रिक पर कर दिया गया। लेकिन यह भी बताया गया उस वक्त कि रेलवे के द्वारा यह बताया गया था कि अगली बार जब भी ग्रुप डी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें मैट्रिक प्लस आईटीआई को कंपलसरी कर दिया जाएगा। यानी कि अगर इस बार हम लोग विचार करें तो प्रीवियस जो न्यूज़ थे 2018-19 के वैकेंसी के वक्त, तो हमको लगता है कि फ्रेंड्स ये जो इस बार का ग्रुप डी का जो होगा ना, वो आप मान के चलिए कि मैट्रिक प्लस आईटीआई जो है ना, यही कंफर्म होने वाला है। लगभग 90% आप होप लेके चलिए ना, इतना आशा हम लोग लेके चल सकते हैं कि जो ग्रुप डी इस बार का आएगा वह मैट्रिक और आईटीआई पर ही आएगा। 10% ही यह हम लोग आशा ले सकते हैं कि कहीं हो सके तो यह जो ग्रुप डी का वैकेंसी है वो 10% ही हम लोग होप लेके चलेंगे कि यह आएगा किस पे, तो मैट्रिक पे। लेकिन 90% हम लोग आशा यही करते हैं कि मैट्रिक प्लस आईटीआई पर ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि प्रीवियस में ही रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा 2018-19 में ही इस बात को क्लियर कर दिया गया था। अब बचा बात की है तो सिर्फ हम लोग आशा ही कर सकते हैं और सिर्फ संभावना ही लगा सकते हैं। लेकिन ये संभावना तो बिल्कुल प्रबल है कि इस बार मान के चलिए आपकी एकदम ग्रुप डी जो है मैट्रिक प्लस आईटीआई पर ही आएगा, इससे दूसरा कोई नहीं आने वाला है। अब बात करें दोस्तों कि आखिर ये फॉर्म आएगा कब तक, तो देखिए ये फॉर्म जैसे रेलवे का जो कैलेंडर है उस हिसाब से अक्टूबर से लेकर और आपको दिसंबर के बीच में आना चाहिए। तो आना चाहिए तो ये लगभग फॉर्म जो है आप लोगों को 15 नवंबर के बाद ये फॉर्म आ जाएगा। एकदम आप लोग देखिएगा, ये 15 नवंबर के बाद जो ग्रुप डी का फॉर्म है वो आ जाएगा और 15 नवंबर के बाद फिलअप करना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भी जिस एलपी हो या कोई भी हो, जिसका भी समय दिएगा उसको सिर्फ ठीक जो समय दिया गया था 3 मंथ का, उसके मिडिल में निकाला गया है। तो ये भी इसका मिडिल ही समय है, मतलब ठीक बीचों बीच ड्यूरेशन का समय 3 मंथ का मतलब 1.5 मंथ निकल रहा है। तो इस 15 नवंबर के बाद ही ये जो ग्रुप डी का फॉर्म है वो आना शुरू हो जाएगा और फिलअप करना भी शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि एग्ज़ाम कब तक, तो एग्ज़ाम का क्या कहा जा सकता है। जब तक अभी तक आप देख रहे हैं कि हम लोग का जो है एलपी का भी क्लियर नहीं हुआ, एग्ज़ाम जस्ट है, लगभग आपको ये नवंबर में है एग्ज़ाम हम लोग का।
टेक्नीशियन का भी, उसका भी निकल चुका है डेट, और साथ साथ आपको एनटीपीसी इन सब का भी निकल चुका है। लेकिन अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो जब तक हुआ नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी इसका जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, वो एकदम निश्चित है कि 2025 यानी 2025 के फरवरी मार्च के बीच जा सकता है, फरवरी मार्च के बीच जा सकता है इसका जो एग्ज़ाम का डेट है ग्रुप डी का। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिर इसका सिलेबस क्या होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें फिजिकल भी होता है और हम लोगों को एग्ज़ाम के बाद रनिंग भी करना पड़ता है, ठीक है। तो रनिंग भी 2 फेज़ में होता है। एक बार आपको वज़न उठा के 100 मीटर चलना होता है, उसके बाद 1000 मीटर का जो दौड़ है उसको भी निकालना होता है। तो यदि आप बात करते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है, तो दोस्तों हम लोग को ड्यूरेशन मिलेगा 90 मिनट का। 90 मिनट का अवधि होगा हमारे एग्ज़ाम का, रिटन एग्ज़ाम का 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का। अब इसमें बात करें सब्जेक्ट्स क्या होने वाला है, तो जनरल साइंस तो भैया बहुत ज़्यादा आजकल रेलवे में पूछ रहा है। सारे जो वैकेंसीज़ हैं, चाहे आप एलपी लीजिए, चाहे एनटीपीसी लीजिए या फिर टेक्नीशियन लीजिए, सब में साइंस का तो एकदम भरमार है। इसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग इसको तैयारी कर सकते हैं। ऐसे लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स आता है प्लस लूसेंट का जो सब्जेक्टिव आता है सामान्य विज्ञान का, वो भी याद करने से बहुत हेल्पफुल है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है एग्ज़ाम के लिए, तो ये किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं मैथ के बारे में, तो मैथ से 25 क्वेश्चन है, मैथ से 25 क्वेश्चन है, और ये जो मैथ का 25 क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग को चाहिए कि आपको जो है मैथ के लिए जैसे 10th क्लास का ट्राइगोनोमेट्री है, उसके फार्मूलाज को और उसके बेसिक नॉलेज को हम लोग को रखना चाहिए। उसके बाद आपको आजकल जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथमेटिक्स में। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा, अब वो पहले वाला समय नहीं है कि हमेशा अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन पूछा जाए और अर्थमेटिक से ही सारे काम किया जाए। ये जो नहीं, पहले था कि अर्थमेटिक से ही बहुत क्वेश्चन पूछता था, जैसे पाइप टंकी का सवाल, शेयर का सवाल, उसके बाद आपको काम और समय का जो था वर्क वाला सवाल वो पूछा जाता था, या फिर नंबर सिस्टम पर बहुत जोर दिया जाता था। लेकिन आजकल सिलेबस में बहुत बदलाव हुआ है और मैथ को कन्वर्ट किया गया है आपको 10th के जो सिलेबस है उसमें। यानी बहुत बार आप देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर भी देख सकते हैं, उसमें ट्राइगोनोमेट्री से सवाल पूछा गया है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के बारे में पूछा गया है। उसके बाद आपको जो राइट एंगल्स हैं यानी समकोण त्रिभुज के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर्स में। उसके बाद आपको ये पूछे गए हैं। उसके बाद आपको जो बहुपद होते हैं, बहुपद के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैथ्स का अब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अर्थमेटिक, जैसे पहले था कि लोग बहुत ज़्यादा एस चंद्र प्रकाशन का बुक होता है उसको लोग मैथमेटिक्स को पढ़ जाते हैं तो उसमें से सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। अब आपको साथ साथ मैट्रिक के जो मैथमेटिक्स है, खासकर एनसीईआरटी की बुक्स है, उसको भी बेसिक नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में भी, तो साइंस में देखिए 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं। साइंस में भी आपको ज़रूरी है कि जो 10th क्लास में केमिस्ट्री में आपको आता है इक्वेशन को इक्विवेलेंट करना, यानी इक्वेशन को आता है कि उसको बैलेंस कीजिए, बैलेंस करना, तो वो सब पूछा जा रहा है। आजकल ये भी पूछा जा रहा है कि आपको जैसे कंपाउंड है कोई, तो उस कंपाउंड का सूत्र इसमें से कौन सा है, या मान लीजिए कि कोई अम्ल दे दिया, नाइट्रिक अम्ल दे दिया, या सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दिया, इन सब का पूछा जाता है। फिर ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछा गया था कि धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं। ये सब वगैरह क्वेश्चंस है जो कि आपको डायरेक्टली कन्वर्ट किया हुआ है 10th क्लास के सिलेबस से, तो 10th क्लास के सिलेबस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। अब यदि बात करें हम लोग रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग के बारे में भी ये जो रीजनिंग है 30 नंबर का है, ये भी बहुत ज़्यादा नंबर दे के जाता है, और इसमें भी ज़रूरी है कि हम लोग को मेहनत करनी चाहिए। वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग पे वर्क करने की जरूरत है। अब बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए तो भैया करंट अफेयर्स के तो कहीं ही नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब करंट अफेयर्स सिर्फ नाम का है। अब आप 2-3 महीने का करंट अफेयर्स याद करके जाए तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। ये तो मतलब करंट अफेयर्स आता है किधर से, तो 1 साल 2 साल पीछे का, 1 साल 2 साल पीछे का करंट अफेयर्स उठाया जाता है और उस करंट अफेयर्स का ही सवाल पूछा जाता है। तो अब सोच सकते हैं कि करंट अफेयर्स का जो सवाल है इसको हम लोग को बैक से ही पकड़ बनाना होगा, यानी जो आपको ईयरली जो करंट अफेयर्स के
विशेष अंक निकलते हैं उनको पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है वो 1-2 महीने का करंट अफेयर्स नहीं आता है। ये सब आता है जैसे अब 2025 में एग्ज़ाम हो रहा है तो पूरा 2024 जनवरी, फरवरी, मार्च का, या 2023 के दिसंबर, नवंबर का, उस वक्त का जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और साथ साथ है कि 2-4-5 ये आपको जीके के सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री से संबंधित, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित, ये सब 2-4 सवाल रहते हैं, बट वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन करंट अफेयर्स का सवाल बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों ये टोटल जो है ये टोटल हो जाता है आपको 100। अब साथ साथ बात करते हैं तो 100 अंक के ये हो जाते हैं। इनमें निगेटिव्स क्या होते हैं? तो निगेटिव्स होते हैं 1/3। 1/3 मार्क्स निगेटिव है इसमें। वन बाई थ्री मार्क्स निगेटिव है, और 1/3 मार्क्स निगेटिव का अर्थ तो आप लोग समझते हैं कि यानी यदि मान के चलिए कि हम 65 क्वेश्चन हल कर दिए, और 65 क्वेश्चन हल कर दिया और उसमें से मान लीजिए कि मेरा 15 गलत हो जाए, तो 50 नंबर तो ऐसे मेरा रहा, 50 ही सही है। अब उस 15 का सोच लीजिए कि 3 गलत सवाल पे 1 नंबर आपके सही में से काट लिए जाएंगे, यानी कि लगभग 3×5 = 15, 5 नंबर आपको 50 में से भी काट लिए जाएंगे, यानी हो जाएगा 45। तो ये बड़ी बहुत ज़्यादा लॉस का वर्क है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसके लिए एक ही उपाय है कि हम लोग को वही सवाल पर फोकस करना है जो हम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ जी ये सही है, और उसी को करना है। ज़्यादा आपको किसी भी बढ़ावे में नहीं आना है। अब कुछ लोग तो ये भी वीडियोस में कहते हैं कि बाप रे बाप, कोर्स बेचने के लिए, जैसे कोर्स ही बेचने के लिए करते हैं और कुछ नहीं है, कोर्स बेचने के लिए स्टूडेंट को बरगलाते हैं पूरी तरह से, और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये कट ऑफ हाई जाने वाला है, वो जाने वाला है, ये जाने वाला। देखिए कट ऑफ हाई जाने वाला सही बात है, पढ़ तो सब लोग रहे हैं, और पढ़ने के बाद जो कट ऑफ का मैटर है, वो कट ऑफ का मैटर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। और साथ साथ ज़रूरी है कि हमको यह भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो कट ऑफ है वो सब समय का एक जैसा नहीं होता है, यानी अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग हो सकते हैं, उसका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। तो यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है खासकर रेलवे का, तो आपको टेस्ट लगाना होगा रेगुलर, और टेस्ट लगाने के बाद आप लोग को चाहिए कि वही सवाल सॉल्व किया जाए जो हम कॉन्फिडेंट हैं, बाकी किसी को टच नहीं करना है, तभी जाके एग्ज़ाम इजीली निकल सकता है, कोई बाकी स्ट्रेस की बात नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का जानकारी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह अनेक वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल हो। तब फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।